कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। यह कविता आपने अपनी जिंदगी में अब तक कई बार सुनी होगी, कई दफे सुनी होगी, लेकिन यह कविता किसी हिंदू कवि, किसी हिंदू शायर ने नहीं, बल्कि एक मुस्लिम साहित्यकार ने लिखी थी। नाम था वाहिद अली वाहिद। और आज वाहिद अली वाहिद की तर्ज पर ही देश के दो बड़े मुस्लिम नेताओं ने केंद्र सरकार को चैलेंज कर दिया है, मोदी साहब को चैलेंज कर दिया है। और यह चैलेंज किया है दरअसल उन बेगुनाहों की मौत के मसले पर। पूरी बात जरा विस्तार से करने की जरूरत है, खास तौर पर उस दौर में जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कई नमूने हिंदू बनाम मुसलमान करने की जुगत में लगे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो चला है, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त 11th आवर। 11th आवर में आज बात करेंगे दो बड़े मुस्लिम नेताओं के बयानों की, उनके द्वारा दिए गए चैलेंज की, और सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई में कोई एक्शन लेंगे या फिर कि सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास चीन मिसाइलें भेज रहा है, तुर्की हथियारों का जखीरा भेज रहा है, और तीसरी तरफ हमारे देश का गोदी मीडिया कभी कहता है कि वाटर स्ट्राइक कर दी, कभी कुछ और कभी कुछ और। दिन भर लगातार आपको यही बताया जाता है, यही बताने की जद्दोजहद में देश का गोदी मीडिया लगा रहता है कि भाई पाकिस्तान तो सांस नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान की तो हालत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का जो मंसूबा था, उस मंसूबे की तरफ वो बढ़ चला है। लेकिन अब किन दो मुस्लिम बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, तो जरा यह सोचिए कि एक मुस्लिम नेता लंबे समय तक सांसद रहा, मंत्री रहा, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा, फारूक अब्दुल्ला ने आज सीधे तौर पे यह कह दिया कि हमारा पड़ोसी क्या समझता है। हम 1947 में नहीं गए, हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या आज की तारीख में बेगुनाहों पर गोलियां बरसाकर उसे लगता है कि हम उसके साथ चले जाएंगे? अगर वो ये सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है। पत्रकारों ने जब फारूक अब्दुल्ला से पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात करी तो उन्हें अपने पुराने दिन भी याद आए। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि मैंने हमेशा इस बात की वकालत करी है कि बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन आज बातचीत नहीं, आज एक्शन की जरूरत है। सबसे पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने आज क्या कहा। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थियरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम टू नेशन थियरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होना चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। सर, जिस तरह कश्मीरी लोगों ने जो हेल्प किया, सर उसको किस तरह देखते हैं? सबको बचाया। हम लोगों में हर वक्त
भाईचारे को पकड़ा है, और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। सुना आपने फारूक अब्दुल्ला को दो टुक शब्दों में कह दिया कि ठीक बात है, मैं पहले बातचीत का समर्थन लंबे समय तक करता रहा, दोनों देशों के बीच डायलॉग का समर्थन करता रहा, मेरी ये डिमांड्स रही, लेकिन आज की तारीख में सख्त एक्शन की जरूरत है, ऐसे एक्शन की ताकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे जो हैं और उन मंसूबों को पालने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को यह समझ में आ जाए, उन आतंक के आकाओं को यह समझ में आ जाए कि भाई भारत जवाब देता है और ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि उसके बाद इस तरीके की हरकतें फिर से ना हों। और इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सीधे तौर पे जो बातें कही हैं वो बातें प्रधानमंत्री मोदी को चुभेंगी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, और इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी दो टुक शब्दों में उसकी हैसियत बता दी। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की जिम्मेदारियां गिनाई और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को क्या करना चाहिए था। मैं अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके, और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों में इस तरीके के मसलों पर, सिक्योरिटी पर वो ध्यान दे, इंटेलिजेंस पर वो ध्यान दे। पहलगाम, जहां पर हमने अपने भाइयों को खोया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के परिजनों की बेरहमी से हत्या की गई है, धर्म पूछकर हत्या की गई है, मजहब पूछकर हत्या की गई है, उस जगह की जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम में एक टूरिस्ट प्लेस जहां पर 2000 से ज्यादा सैलानी उस वक्त पे मौजूद थे, वहां पे खुलेआम बंदूकें लहराते लोग पहुंच जाते हैं, आतंकी पहुंच जाते हैं, और वो वहां पर इस तरीके के खौफनाक
मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो सवाल किससे किया जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को भी दो टूक जवाब दिया। क्या कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। अब जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधे घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात। जी हां, सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। दो टुक शब्दों में पाकिस्तान को डेटा और आंकड़ों के आधार पर मुंहतोड़ जवाब दिया। अब जरा सोचिए, मैंने क्यों कहा भारतीय जनता पार्टी के नमूने। बीते दिनों, कल की तारीख में मैंने आपको रमेश बिधूड़ी का बयान सुनाया था, मैंने आपको निशिकांत दुबे का ट्वीट दिखाया था, मैंने आपको प्रमिला पांडे का बयान सुनाया था, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनाए थे। उन सब बयानों में इस देश के मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की गई आप सबने सुना होगा। ज्यादा देर नहीं हुई, आज की ही खबर है। ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। मसला दूसरा था, मसला था रामजी लाल सुमन के काफिले पे हुए हमले का, और उस मसले में भी वो हिंदू मुसलमान करने से नहीं हिचकते। वो सीधे तौर पर इस देश के एक दलित सांसद के खानदान तक पहुंचने की बात करते हैं। सीधे तौर पे कहते हैं कि ये मुगलों की नाजायज औलादे हैं, ये अपने बाप को बाप नहीं मानते, ये आक्रांताओं को अपना बाप मानते हैं। इसके साथ ही साथ वो हमलावरों को सही ठहराते हैं और सही ठहराने के लिए वो हिंदू मुस्लिम का एंगल खोजकर निकालते हैं। यानी कि सत्ताधारी दल में बैठे हुए ये तमाम बयानवीर जिस तरीके की बातें करते हैं, उन सब के बीच आज देश के दो बड़े मुस्लिम नेताओं ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाया, और ना सिर्फ सवाल उठाया बल्कि सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया कि पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान इन सब के पीछे है, आतंक परस्त मुल्क है हमारा पड़ोसी, लिहाजा मोदी जी आप एक्शन क्यों नहीं लेते, सिर्फ बातों से कैसे काम चलेगा। ये तमाम गोदी मीडिया के चैनल चिल्लाते रहेंगे कि आपने बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दे दिया है। गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स दिनों रात पाकिस्तान की हालत खराब है इस खबर को फ्लैश करते रहेंगे। क्या इतने भर से काम चल जाएगा? जवाब है नहीं। करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद वाकई में इन आतंक के आकाओं की कमर टूट जाए। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत को चाहिए पाकिस्तान की मुखालफत करे और FATF की ब्लैक लिस्ट में उसका नाम डलवाए, ताकि पाकिस्तान की कमर आर्थिक तौर पर टूटे। अब चलते चलते दो बातें आपके लिए समझनी जरा ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान का मंसूबा यही तो है कि इस देश में जो कौमी एकजहती है उसको नेस्तनाबूद किया जाए, और ऐसे में वो तमाम बयानवीर, तमाम बड़े बड़े बयानवीर जो पहलगाम की घटना के बाद इस देश के मुसलमानों को अकारण ही उसके लिए दोषी मानते हैं, उन तमाम लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसा करके वो कुछ और नहीं कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की कौमी यकजहती ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान के मंसूबे हर बार नाकाम हुए हैं। लिहाजा आज इस देश के तमाम नागरिकों को यह बात समझने की भी जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के इन दो बड़े मुस्लिम नेताओं के बयान के बाद, उनके एक्शन के डिमांड के बाद क्या करते हैं। इंतजार हमें भी है, क्योंकि हम भी दुखी हैं, आहत हैं, चाहते हैं कि जो कोई भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। लेकिन सवाल वही है, एक्शन कब होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त 11th आवर में रात 11 बजे। शुक्रिया।